अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस किया था। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 2 इयर्स एब्रोगेट हो गया, अपने बनने के, अपने इनेक्ट होने के 2 इयर्स के बाद। तो उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर के क्या काजेज़ थे इससे पहले, आल्दो कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है हमने 1947 से 1958 तक डिस्कस की, उसमें हमने तमाम काजेज़ को डिस्कस किया था, बट एक जगह पर हमने उसको असेंबल नहीं किया था उन काजेज़ को। तो अभी जो है हम इस वीडियो में तमाम काजेज़ को, जो भी स्ट्रक्चरल, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल और जो भी काजेज़ थे पाकिस्तान के इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर के, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मौजूद वेबसाइट के लिंक को विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी और वीडियो के नोट्स जो अपलोडेड नहीं हैं वेबसाइट पर, तो उसके लिए आप उस रेलेवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वो विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। तो अगर हम अपने लेक्चर को देखें तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू नो, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के ऑलमोस्ट 9 ईयर्स के बाद ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना, और वो भी 2 साल के बाद एब्रोगेट हो गया। आपने सारी हिस्ट्री देखी पाकिस्तान की। स्टार्टिंग ईयर्स जो थे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डिस्टर्ब था पाकिस्तान, पॉलिटिकली अनस्टेबल था, और बहुत बुरी कंडीशन थी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिस्टर्ब था और पॉलिटिकली भी, और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, आप उसको अलग अलग अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में देर इसलिए हो रही थी बिकॉज पाकिस्तान की पॉलिटिकली पाकिस्तान इनस्टेबल था, और पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा था अकॉर्डिंग टू लीडर्स। ठीक है, उस टाइम पे लीडर्स के अकॉर्डिंग। बट उसके बाद जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया, तो अब देखिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको इनेक्ट कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो भी फ्रेजेस थी, जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी उसके क्लाजेस थी, उनको इनेक्ट नहीं, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से 2 ईयर्स भी पाकिस्तान के उससे भी ज़्यादा इनस्टेबल गुजरे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर थे। फिर उसके बाद 1958 में फिर मार्शल लॉ लग गया, और पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया। तो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कब किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 Feb 1956 फ्रेम्ड एंड पास द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके कंपेटिटिव एग्जाम की हों या फिर आपकी MPT वगैरह जो भी हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फ्रेम किया और पास किया पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब किया था 29 Feb 1956 को, और इनेक्ट कब हुआ था 23 मार्च 1956 को। दोनों डेट्स याद करने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास कब किया था 29 Feb को, और इनेक्ट कब, यानी इसको एग्जीक्यूट कब किया गया 23 मार्च 1956 को। तो पाकिस्तान का जो स्टेटस था एज डोमिनियन एंडेड एंड द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और वो जो पाकिस्तान 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी रन कर रहा था अपनी गवर्नमेंट को, वो ख़त्म हो गया। एंड द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को क्या नेम दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर के डिफरेंट काजेज थे, बहुत सारी रीजंस थी। हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस काजेज ऑफ फेलियर को, कि स्ट्रक्चरल इश्यूज जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, हमारी कंट्री में मैनेजमेंट इश्यूज थे जिनकी वजह से ये एब्रोगेट हुआ, और कुछ एक्सटर्नल इश्यूज थे जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एब्रोगेट हुआ। तो इन तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, स्ट्रक्चरल इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज या एक्सटर्नल इश्यूज, इन तमाम को हम 1 by 1 टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, हेडिंग वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इनकी सब हेडिंग्स होंगी डिफरेंट, तो उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ कब। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा कि ये इनेक्ट कब हुआ, और अब हम इसको ये देखेंगे कि ये कब एब्रोगेट हुआ। इंपॉर्टेंट फिर से MCQs के लिए, ऑन 7 October 1958 को प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इस्कंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ। उन्होंने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और क्या इम्पोज कर दिया, पहला मार्शल लॉ। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एब्रोगेट हुआ ऑन 7 October 1958 को, और तब ही फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, और अपॉइंट किया जनरल अयूब खान को एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनको एज अ क्या अपॉइंट किया गया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को, जनरल अयूब खान हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको एज अ जो है वो CMLA
अपॉइंट कर दिया गया, किसकी तरफ से? इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से। अब हम काजेज़ को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काजेज़ थे पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेट होने के। तो स्ट्रक्चरल काजेज़ को स्ट्रक्चरल थे, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज थे, कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज थे। हर तरह से पाकिस्तान डिटेरियोरेट ही था उस टाइम पे फर्स्ट अपने ईयर्स में। तो उनमें जो है सब फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई थी। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आप देखेंगे कौन है। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई थी। मतलब कंट्री के फायदे की बजाय स्टेट का क्या फ़ायदा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेजेस के अकॉर्डिंग, इसकी बजाय इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखा गया था कि किस तरह से हम वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को सेटिस्फाई कर सकते हैं, डिफरेंट मिनॉरिटीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई थी। और वही स्टेक होल्डर्स फिर सेटिस्फाई नहीं हुए, तो रिजल्टिंग इन इट्स फेलियर टू सेटिस्फाई एनी ऑफ देम। मतलब जितनी कोशिश की गई कि उसको हाइब्रिडाइज किया जाए, कुछ बातें ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स की मानी जाए, कुछ वेस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स की मानी जाए, तो वो एक अमलगमेट सा बना कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मतलब दोनों ही विंग्स उस पर फिर बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पाकिस्तान में पॉलिटिकली। तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपनी जो टाइमिंग है वो पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद है लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, पाकिस्तान जो था उस टाइम पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना तो पार्लियामेंट्री था, ना ही वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे बन रहा था। इसमें पीएम इज अकाउंटेबल नॉट अ प्रेसिडेंशियल वन। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें पावर किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें किसकी पावर ज़्यादा होती है? प्रेसिडेंट की। जिस तरह से यूएस से जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनका, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। सेलियंट फीचर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था हमारे पास, बट ऐसे था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ना तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर थी और ना ही प्रेसिडेंट के पास। मतलब दोनों ही एक मिक्सचर सा, वही सारा के हाइब्रिड पावर्स कर दी गई थी, और दोनों को ही अकाउंटेबल नहीं रखा गया। तो वेयर प्रेसिडेंट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब ना तो प्रेसिडेंट कोई जवाब दे था पार्लियामेंट को, और ना ही पार्लियामेंट कोई जवाब दे थी प्रेसिडेंट को। तो वो मिक्सचर सा बन रहा था पावर्स का, जिसकी वजह से कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही थी कि किसके पास पावर्स ज़्यादा हैं, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा हैं या प्रेसिडेंट के पास हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो मेस क्रिएट कर रहा था पाकिस्तान में। तो इसी वजह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनी, मतलब जो जिसके लिए इसको इनेक्ट किया गया था, जो काम करने के लिए, उनको नहीं पूरा कर पाया, तो फिर उसके बाद जो है ये फेल हो गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्ट्रक्चरल इशू जो काज बना पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर का, वो था रोल ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जैसे हमने पहले ही देखा कि लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम था, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट एज पावरफुल नहीं थी जैसे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में होनी चाहिए। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट वॉज वेरी अथॉरिटेटिव, मतलब इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी थी जितना प्रेसिडेंट खुद ही पावरफुल बन रहे थे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल्ड अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो अपनी अथॉरिटी को का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन की गई वो प्रेसिडेंट की पास की गई। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्ज़ा, हिज अनड्यू इंटरफेरेंस विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिनिस्टर्स केप्ट पाकिस्तान अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कि वो चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की को इनेक्ट किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो उसमें मेंशन है वो चीज़ हो नहीं रही थी हमारे यहाँ। एक ही के पास पार के जो है वो अमलगमेशन हो गई थी, या एक जगह पार बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई थी प्रेसिडेंट के पास, कि इतनी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी थी जितनी वो अथॉरिटेटिवली या सेल्फिश अब कह सकते हैं हो के वो ले रहे थे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में और मिनिस्टर्स जितने भी थे हमारे कैबिनेट, उनके साथ इंटरफेरेंस कर रहे थे, उनकी पार्ट्स को अनड्यू इंटरफेरेंस कर रहे थे उनकी पार्ट्स में। तो इसलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं कर पाया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल इशू है वो था वीक फेडरेशन का। हमारी कंट्री को ये कहा गया कि ये फेडरेशन होगी, बट इट वॉज नाइदर अ फेडरेशन नॉर अ यूनिटरी हाइब्रिड स्टेट। रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाइब्रिड था। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था वैसा एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा था, या जो मेंशन किया था वो क्लियर नहीं था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, फेडरल कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें एक फेडरल टेरिटरी होती है, जिस तरह से इस्लामाबाद है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद सारे प्रोविंसेस होंगे, सारे प्रोविंसेस के पास कुछ खुद की ऑटोनॉमी होगी, और कुछ पे जो लेजिस्लेशन है वो कौन करेगा? फेडरल
टेरिटरी करेगी या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो उनके सब्जेक्ट हैं जिन पर वो लेजिस्लेशन कर सकता है, उस पर वो लेजिस्लेशन करे, और उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं जिस पर लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो उस पर प्रोविंस अपने सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेशन करें। तो इस तरह मिलजुल के जो है वो गवर्नमेंट चलाई जाए। बट ऐसा नहीं था, ना तो कंट्री एक फेडरेशन लग रहा था और ना ही कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लग रही थी। देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारी की सारी पावर जो हैं वो सेंटर के पास होती हैं। प्रोविंसेस को इतनी पावर नहीं दी जाती जिस तरह से चाइना में है। चाइना फेडरेशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यूएसए, और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है हमारे पास चाइना। तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की स्टेट और किस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर ही हों, बट हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी से या देखिए अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट, या फिर आप समझ सकते हैं कि मेजर जो स्ट्रक्चरल इशू था पाकिस्तान का वो था 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट किस तरह से बनाया गया, हमने देखा अपनी वीडियो में हमने डिस्कस किया कंप्लीट कि किस तरह से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को जो है वो क्या कर दिया गया, 1 यूनिट बना दिया गया। अब देखिए 1 यूनिट से क्या मुराद है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाया जाए तो जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान था जो करंट बांग्लादेश है, ये एक ही प्रोविंस था उस टाइम पे। उसके बाद इधर अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 4 प्रोविंसेस थे। उन 4 प्रोविंसेस को कहा कि नहीं, इनके अलग अलग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। इस तरह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादती की जा रही है ये काम करके कि इधर 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उधर एक ही है। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक कंडीशन है। तो इसको 1 यूनिट बना दिया गया। 1 यूनिट से मुराद ये थी कि कोई प्रोविंस नहीं होंगे अलग अलग से। NWFP, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब अलग अलग से कुछ नहीं है, बल्कि ये एक यूनिट बना दिया गया। जिस तरह से बस एक ईस्ट पाकिस्तान है और एक वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान में नेक्स्ट प्रोविंसेस नहीं है, तो इसको कहा गया कि 1 यूनिट। वेस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया गया है, 1 यूनिट। तो क्लबिंग टुगेदर ऑल द प्रोविंसेस इन वेस्टर्न विंग, मिक्स कर दिया गया सारे प्रोविंसेस को एक ही में टू फॉर्म 1 यूनिट एज अ काउंटर पॉइंट टू द मेजोरिटी। कि ये कंडीशन ना रहे कि किधर की पॉपुलेशन ज़्यादा है किधर की कम है और प्रोविंसेस का क्या करना है। इन सारे इश्यूज़ को लीडर्स ने अपने लिए ख़त्म किया। तो इसने डिप्राइव कर दिया ईस्ट बंगाल को टू इट्स लेजिटिमेट राइट, स्ट्रेट फाइट बिटवीन 2 विंग्स ऑफ सुप्रीमेसी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी एट दैट टाइम कि 1 यूनिट जो है फिर 1971 में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। 1971 तक ये 1 यूनिट रहा। तो ये 1 यूनिट भी एक मेजर काज था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन थी उसके अकॉर्डिंग भी दोनों विंग्स जो हैं वो नहीं इस चीज़ पर सेटिस्फाई हो रहे थे कि किस तरह से हम प्रोविंसेस की, जैसे बलूचिस्तान है, अगर वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं बट पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिवीजन कैसे होगी। ऑल्दो कि ये इशू अभी भी पाकिस्तान में वैसे ही है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इवन दो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई गई हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि प्रोविंसेस के इंटर जो रिलेशंस हैं उनको बेटर करने के लिए। बट अभी भी ऐसा है, अभी भी इतने सारे इकदाम करके भी अगर वो कंडीशन है तो आप सोच सकते हैं कि एट दैट टाइम जब 1 यूनिट बनाया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो उस टाइम पे कितने इश्यूज होंगे। तो इसी वजह से जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, वो हमारी फील्ड्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो फेलियर तो होगा ही। उसके बाद जो और रीज़न थी एबॉलिशन ऑफ अपर हाउस, यूनिकैमरलिज्म। देखिए कंट्रीज होती हैं, कुछ होती हैं बाई कैमरल, कुछ होती हैं यूनिकैमरल। अभी इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल से मुराद ये है कि हमारा पार्लियामेंट बाई कैमरल है, 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस है और क्या है, लोअर हाउस है। बट उस टाइम पे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था, जस्ट एक हाउस रखा गया था, नेशनल असेंबली, सेनेट नहीं बनाया गया था। तो वो फिर जो है वो रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इशू था कि पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन दी जाए, या फिर सेनेट में आपको पता है सेनेट में इक्वल साइज लिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स का हर प्रोविंस से, लेकिन नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो पॉपुलेशन वाइज आती है रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इशू था उस टाइम पे कि कुछ स्टेट्स जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम थी, कुछ प्रोविंसेस, तो वहाँ से बहुत कम रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे नेशनल असेंबली में और फिर वो इशू क्रिएट हो रहा था टू लेजिस्लेशन। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे मैनेजमेंट इश्यूज थे जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। देखिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की बहुत सारी रीज़न है, जैसे 1956 का भी फेल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1962 का भी। लेकिन जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, जो सबसे बड़ा इशू था ना पाकिस्तान का वो था मैनेजमेंट इश्यूज पाकिस्तान की।
इनकम्पिटेंट गवर्नेंस थी पाकिस्तान की। गवर्नमेंट के जो हमारी लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप जो है वो ज़्यादा थी फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी और फ्रॉम आर्मी। इन दो लोगों का जो है वो ओवरवेल्म था हमारी पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स को तो पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही जो पॉलिटिशियन है वही समझ सकता है, वही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इनकम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो कुछ ब्यूरोक्रेसी से आई थी और कुछ हमारी जो है वो आर्मी से आप कह सकते हैं आई है। तो फाउट टूथ एंड नेल फॉर देयर पेटी इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो लोग लड़ते रहे हैं। अपनी कंट्री के जो भी मफादात हैं, कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं, जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। President Iskandar Mirza abrogated the 1956 constitution for his personal interest. General Ayub after 3 weeks deposed and exiled him. देखिए, जैसे भी ये मैनेजमेंट इश्यूज में आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है। पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल हिस्ट्री को, बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखिए, तो हर नेक्स्ट आने वाले जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आई है नेक्स्ट, उसको पीछे वाली लीडरशिप लेके आई है। जैसे अगर इस्कंदर मिर्जा हैं, वो जनरल अयूब खान को लेके आए, तो जनरल अयूब ने ही किसको जो है वो ख़त्म किया, किसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया या किसकी पार्ट को ख़त्म किया जो उससे पहला जो उसको लेकर आया था। तो ये इसी तरह से हुआ पाकिस्तान की इस टाइम पे भी कि मैनेजमेंट इश्यूज़ में ये था कि हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा था कि मैं उसको ख़त्म कर दूँ और इसको ख़त्म कर दूँ, मेरी पार्स रही। तो ये चीज़ जो है इसमें मतलब स्टेट कहीं भी नहीं थी, स्टेट के इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं थे, सबके अपने ही इंटरेस्ट थे जिसके लिए सब जो है वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, मैस क्रिएट हुआ था। स्टेट किधर जा रहा है, स्टेट का क्या हो रहा है, ये चीज़ कोई भी नहीं सोच रहा था। और यही काम प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने किया। इस्कंदर मिर्जा वॉज अ ब्यूरोक्रेट, तो उन्होंने भी यही कंडीशन यही था कि उनके भी पैटे खुद के इंटरेस्ट थे कि मेरी पार्ट्स बरकरार रहें। जैसे उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज में हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पार्ट्स थी और प्रेसिडेंट अपनी पार्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा ही हुआ, तो वो गलत इस्तेमाल किए गए, मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी गवर्नमेंट को खुद। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा था, आप कह सकते हैं कुछ इश्यूज थे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर एग्जीक्यूट किया जाता जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था तो इतने इश्यूज नहीं होते जितने एट दैट टाइम हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रही थी। तो यही इंटरेस्ट के लिए सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो इस्कंदर मिर्जा हो, चाहे वो जनरल अयूब खान हो। तो उन्होंने 3 वीक्स के बाद जो है वो एग्जाइल कर दिया उनको, प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को, और फिर उनकी डेथ भी जो है वो आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर ही हुई। मैनेजमेंट और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास हैं एक्सटर्नल इश्यूज़। एक्सटर्नल इश्यूज़ में 2 तरह के इश्यूज़ हैं हमारे पास, मिसयूज़ ऑफ पावर और डिलेड इलेक्शंस। मिसयूज़ ऑफ पावर से मुराद ये है, यहाँ पर एक्सटर्नल इश्यूज़ में इसलिए ये आ रहा है बिकॉज पॉलिटिक्स से जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जिनका पॉलिटिक्स में कोई बनता नहीं था इंटरफेयर करना, उन इंस्टीट्यूशंस के इंटरफेरेंस की वजह से ये एक्सटर्नल इश्यूज़ कहलाते हैं जो पॉलिटिक्स से बाहर के हैं। तो ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्म्ड फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फ्यूडल एंड इंडस्ट्रियल एलीट्स, इन्होंने बहुत काम ख़राब किया। मतलब वही बात है कि सब ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो लूजिंग बैटल फॉर पॉलिटिकल एलीट्स, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड विदाउट एनी पॉलिटिकल गोल। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उतना जो है वो जो हमारा वोट बैंक है ना वो ख़राब होगा। तो इसी एट दैट टाइम भी ऐसा ही हुआ, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी विदाउट एनी गोल, फाइट अगेंस्ट वन अनदर टू गेन पावर, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस। सब चाहते थे कि बिना इलेक्शंस के, बिना जीते जो है वो हम पावर में आ जाएं और इलेक्शंस ना हों। तो ये बहुत बड़ा उस टाइम पे ये इशू था जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ख़राब कर रहा था। तो पाकिस्तान पॉलिटिकली तो कम्प्लीटली डिटेरियोरेट हो ही चुका था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिटेरियोरेट था बिकॉज ऑफ जो है वो सेल्फिशनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फ्यूडल एंड इंडस्ट्रियल एलीट्स। और यही सब लोग जो है वो क्या थे, पॉलिटिक्स में भी आ रहे थे इन्हीं से, आर्म्ड फोर्सेस से, ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से। यही लोग जो है वो सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे पॉलिटिक्स में। मीन सेपरेशन ऑफ पावर्स का कहीं भी इनेक्शन या एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। ओके उसके बाद है डिलेड इलेक्शंस काज द फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखें इलेक्शंस जो हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो इसने फेल ही कर दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को कम्प्लीटली। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इलेक्शन आवाम की जो है वो राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उस टाइम पे जस्ट हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सारे काम कर रहे थे, स्टेट किसी की भी नज़रों में नहीं थी कुछ भी।
To conclude, it can be stated that in constitutional history of Pakistan, there was conflict between the head of state and the head of government, and such political conflicts जो हैं lead to anarchy. पाकिस्तान में फिर anarchy की तरह ही था, मार्शल लॉ का लगना anarchy ही है. तो 1956 constitution didn't fail, it was made irrelevant because of no implementation. जैसे पहले ही हमने ये डिस्कस किया कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेज, उसके आर्टिकल्स, उसकी जो भी हमारे पास चैप्टर्स थे वो सब बहुत अच्छे थे. उसमें क्लॉजेज, आर्टिकल्स की लाइंस अच्छी थी. कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे यूनिकैमरलिज्म बनाया गया हमारे पार्लियामेंट को, ये कुछ चीज़ें थी जो रेलेवेंट नहीं थी. बट कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की गई. ये सबसे बड़ा रीज़न था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर का. कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में जो मेंशन थी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की लिमिटेड पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ें करने की बजाय उसको इररेलेवेंट बना दिया गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ, बल्कि उसको इररेलेवेंट बनाया गया फ्रॉम आर लीडर्स. वही लीडर्स थे सारे जो आर्म फोर्सेस थे, ब्यूरोक्रेसी से थे. तो इन चीज़ों ने इररेलेवेंट बना दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में इतनी देर क्यों लगी, क्या रीज़न थे, क्या काजेज़ थे. ऑल्दो कि हमने वो सारी हिस्ट्री में उसको डिस्कस किया है, बट हम उसको एक वीडियो में भी उसको जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे इन सारे काजेज़ को, और उनको डिस्कस करेंगे. इफ़ यू नीड नोट्स टू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोज़ कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF notes. Thank you very much. Allah Hafiz.